हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था। तो हमने बच्चे जैसे स्टार्टिंग में बात की, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक में एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है जिसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं अपने लास्ट लेक्चर में। बाकी आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप रिवाइज भी कर लो। जैसे अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एनएस बच्चों एस में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कई बुक्स में 1 से लेकर के 2 भी लिखा हुआ होगा, लेकिन कहीं कहीं पर देखो, आप देखोगे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात किया है, हमने सारे एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना, तो वहां पर हमने देखा था कहीं कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही थी, किसी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 भी हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। ये हमारे सारे अलग अलग एलिमेंट्स। तो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। एटॉमिक साइज के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, अच्छा, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये भी देख लिया था। लेकिन कंप्लीटली इंक्रीज होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते तब तो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम फोर्थ से लेकर के लास्ट तक के जो हमारे ग्रुप्स हैं इनके बारे में बात करते हैं, तो 3D to 4D जाने पर तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन 4D to 5D जाने पर साइज जो है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, थोड़ा बहुत 1-2 पिकोमीटर में चेंज हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसके बारे में हमने बात कर ली थी, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था इसको डिटेल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। जब दो फैक्टर एक साथ काम करते हैं तो साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है, कॉन्स्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, रिमूव करने की जो एनर्जी, उसी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की थी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा, देखो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या होता है, साइज कम होता है, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, जिससे साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ये साइज जो छोटा होगा, साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर किसी एटम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसका जो जेड इफेक्टिव है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव को हम कह सकते हैं एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है, ठीक है, तो अट्रैक्ट ही तो करता है वो इलेक्ट्रॉन को, है ना, आउटर शेल जो शेल्स है उनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिससे वो साइज छोटा कर सकता है अगर पावर ज्यादा है। अगर पावर कम है तो रिपल्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे साइज बढ़ जाएगा एटम। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट हमने साथ में डिस्कस कर ही लिए हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात होती थी। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो हमने पढ़ा बच्चों कि ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है या ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी और एस, ये जो n-1 डी है और ns है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है या एनर्जी डिफरेंस है वो होता है बहुत ज्यादा कम। अब इस कम डिफरेंस की वजह से इस दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर देखा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जिंक को छोड़ करके बाकी सबकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे ज्यादा है मैग्नीज की, +2 से लेकर के +7 तक इसकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये शो भी करता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे आयरन की बात करें तो आयरन भी बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे हम देखें +2 और +3 यहाँ पर ज्यादातर कॉमन है, कॉमन लिए +2 +3 शो करता है, वैसे और भी शो करता है लेकिन रेयरली शो करता है।
लेकिन अगर हम जिंक की बात करते हैं तो ये केवल दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि दो, यानी कि सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि बेसिकली केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये टेबल देख लेनी है एक बार, टेबल भी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है देख लेनी है, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको नोट कर लेना है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे +2 लगभग सब में है, इसको छोड़ करके इसमें क्या है +1 भी है। क्यों है +1, क्योंकि देखो एस में देखो एक इलेक्ट्रॉन, +1 भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलो बाकी आपको नोट कर लेना है ये एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर FeO की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe2O3 की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसी NiCl2 प्लस, यहाँ पे Ni क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर ये क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप देखो ये Ni दोनों निकल दोनों में क्या है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीज दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों शो करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, क्योंकि N-1d और Ns दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इस वजह से क्या शो करता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो 2-3 पॉइंट वहां पर डिस्कस किए थे। तो एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ध्यान से देखना पीरियोडिक टेबल को, चलो पीरियोडिक टेबल नहीं है तो पीरियोडिक टेबल जब आपने देखी होगी कुछ ऐसे पी ब्लॉक नहीं, कुछ ऐसे क्या है पीरियोडिक टेबल है ना। यहाँ पर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर सारे के सारे इधर पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इधर है डी ब्लॉक के एलिमेंट, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट इधर से है ना, ऐसी है पीरियोडिक टेबल है ना। एस ब्लॉक यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप 1 है, फिर ग्रुप 2 है, इस तरीके से। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ पर हीलियम है, फिर बेरिलियम, फिर इधर पे आ जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके। तो बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारी हेलोजन फैमिली, उसके बाद हमारी है नोबल गैसेस। तो इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल है। बाकी यहाँ पर आ जाएंगे 3D एलिमेंट्स, 4D, 5D, 6D, इस तरीके। ठीक, तो ये ऐसी हमारी कुछ रफली एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, बस आपको भी रखना है पीरियोडिक टेबल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप देखो तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो हाईली क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं, जबकि पी ब्लॉक क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं और इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो यहाँ से यहाँ प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है और बीच में आ जाते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसीलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये तो वो बात हो गई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी। अब ट्रांजिशन मेटल सारे के डी ब्लॉक में जितने भी मेटल है सारे क्या ट्रांजिशन मेटल है, सारे नहीं है, कुछ कुछ होते जैसे Zn, Cd और Hg, यानी कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ऐसा क्यों है कि बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है केवल ये तीनों नहीं है? ये होता है बच्चों N-1d जो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जिनकी N-1d यानी कि सिंपल सा बोले डी सबशेल जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। ठीक है, या तो इनकम्प्लीट फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो, वो होंगे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जिनका फुली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर है। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो
जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम का भी लिख सकते थे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो ये जो सभी हैं, है ना, यहाँ पे सारे नहीं लिखे हुए, कुछ कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी ये एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कैंडियम की अगर बात करें तो इसका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, बाकी तो खाली है सारा। टाइटेनियम की बात करें तो इसमें भी क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी पूरा एम्प्टी है ये। क्रोमियम की बात करते हैं तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है लेकिन खाली तो है, अभी हाफ फिल्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और की इसके पास जगह है। तो ये भी कैसा है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा क्योंकि इसका डी सबशेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड। आयरन की बात करते हैं तो आयरन के भी यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसके पास जगह है। इसकी जगह है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या हो गया, ये अभी भी क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। कॉपर और जिंक की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो कहा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन कॉपर तो है ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन कॉपर में दिख रहा है कि यहाँ पर डी देखो, 2 2 4 2 6 2 8 10, ये तो फुली फिल्ड है ना, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हो गया, तो कम्प्लीटली फिल्ड है, कैसे हो गया। तो बच्चों देखो, हमने अभी पढ़ा इसीलिए हमने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ली। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कॉपर की, तो +1 तो है लेकिन +2 भी तो है, +1 है लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो ये शो कर रहा है। 1 शो करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, 2 शो करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो डी सबशेल या डी जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कैसे भी हो। अब वो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या वो न्यूट्रल एटम में हो, ठीक है, किसी में भी होना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो ये केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +2। तो +2 में इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, बाकी यहाँ पर तो क्या ये फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने बात की, अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो अगर हम देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में तो ये ऐसा है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में क्या, सिंपल देखो ये ऐसा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से गया 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे 1 चला गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जगह है ना, यहाँ पर डी सबशेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। डी सबशेल क्या है, यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड है। दैट इज वाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल। इस वजह से क्या कह सकते हैं हम कि कॉपर क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक, अच्छा, जिंक की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, बाकी ये क्या रहेगा, फुल्ली फिल्ड। बाकी ये है क्या, ये है फुल्ली फिल्ड। फुली फिल्ड कह लो या आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिंक, कैडमियम और मर्करी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक, ये क्या है, फुली फिल्ड है, इसीलिए ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि these are the d block element whose n-1 d subshell is incompletely filled in their ground state। जिनका n-1 d सबशेल
इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा ग्राउंड स्टेट में, केवल ग्राउंड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट में या इनके किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड अगर है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर हमने बात की कॉपर, तो कॉपर में देखा हमने कि ग्राउंड स्टेट में तो फुली फिल्ड था, लेकिन उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी वहां पर हमने देखा कि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि ग्राउंड स्टेट में वो कम्प्लीटली फिल्ड था, इसीलिए वो भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। बल्कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। तो सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या सही पॉइंट है? हाँ सही पॉइंट है। देखो ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्या ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं ना, जिंक तो नहीं है ना, लेकिन क्या ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है? देखो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये सारे ट्रांजिशन नहीं है ना, इसमें से जिंक तो ट्रांजिशनल है ही नहीं। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक, सिंपल सी बात थी। और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, कौन नहीं है वही आएगा, और क्यों नहीं है वो भी आएगा, है ना, कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे बाद में बच्चों। चलिए बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो हमने काफी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, साइज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं डिस्कस कर ली। बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो हमको पता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्यों होता है वो समझिए। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, कंपेयर कर लेते हैं इसको एस ब्लॉक एलिमेंट को, एस ब्लॉक से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पी ब्लॉक से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे? क्योंकि जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी तो वहां पर भी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक से ही कंपेयर करा था, ठीक है। पी ब्लॉक से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? तो देखो बच्चों कि पी ब्लॉक में तो सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं हम, एस ब्लॉक से क्यों कंपेयर कर रहे हैं बार बार? क्योंकि बच्चों, और या एफ ब्लॉक से भी क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? देखो एफ ब्लॉक से हम आगे पढ़ने वाले, तो कंपेरिजन तो आप देखेंगे, ठीक है। तो बार बार हम एस ब्लॉक से ही कंपेयर इसीलिए कर रहे हैं, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में भी बात की थी कि एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है, यानी कि डी ब्लॉक की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक का साइज जो है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका साइज छोटा होता है, एस ब्लॉक से साइज छोटा होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कंपैरिजन ऐसे ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में तो सारे नॉन मेटल है, एस ब्लॉक में तो मेटल है, तो मेटल से तो करेंगे ना उनका कंपैरिजन, ठीक है। चलिए अब देखो, एस ब्लॉक के भी मेटल्स भी तो है ना, एल्केलाई मेटल और एल्केलाई अर्थ मेटल, दो आते हैं ना एस ब्लॉक में, दो ग्रुप हम पढ़ते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे एल्केलाई मेटल्स है, ग्रुप 2 में हमारे एल्केलाई अर्थ मेटल्स है। जबकि N-1D NS में, यानी कि डी ब्लॉक में, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, उसमें भी काफी सारे मेटल्स ही है, अलग अलग सीरीज है, 3D 4D 5D। अब बात करते हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये मेटल्स क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है ना, इतने सॉफ्ट ये होते हैं सोडियम पोटेशियम कि इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है, काटा जा सकता है ना। हम अपने क्लास 10th में हमने पढ़ा है मेटल्स के बारे में, क्लास 7th में हमने पढ़ा है मेटल्स के बारे में, यानी कि बेसिक सी बात है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात की है, जहां पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी है ना, रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी है हमने, बिल्कुल पढ़ी है। तो हमने देखा है कि ये मेटल्स जो एस ब्लॉक के, ये हाईली रिएक्टिव तो होते हैं, लेकिन ऊपर से सॉफ्ट मेटल भी तो है, सोडियम है, पोटेशियम है, सॉफ्ट मेटल है। इतने सॉफ्ट है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, सब्जी काटी जाती है ना चाकू से, वैसे इन मेटल्स को भी काटा जाता है। इस वजह से, सॉफ्ट होने की वजह से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है कम,
क्या है, कम है। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ये तो काफी हार्ड होते हैं। अब हार्ड होने की वजह से, हार्ड है तो डक्टाइल भी होंगे। क्या ये सोडियम पोटेशियम डक्टाइल हो सकते हैं? तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, तो देखो अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं ना, जो भी मेटालिक कैरेक्टर, जो भी मेटल्स शो करते हैं प्रॉपर्टीज, वैसी सारी प्रॉपर्टीज लगभग ये शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। क्लियर है? चलो, तो क्यों होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? क्योंकि इनके बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देने का मतलब है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलो, अब ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये क्यों ज्यादा होती है? ये मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है इनके बीच में? क्योंकि डी के और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। ठीक है, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर किसका, डी ब्लॉक एस। किस वजह से? क्योंकि देखो एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, क्यों पार्टिसिपेट करेंगे ये आपको पता है, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है वो कम, इस वजह से ज्यादा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मान लो दो बॉन्ड है ना, ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है, अगेन ये सी और डी के बीच में बॉन्ड है। अब हमें पता है ये है डब्ल्यू एफ, दैट इज वीक बॉन्ड, डब्ल्यू बी बोल लो, यह है वीक बॉन्ड और यह है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक, अब कोई वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड को पहले से वीक या नाम ही वीक है यानी कि है ही कमजोर, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्या? नहीं। तो मान लो हमारे पास ये पेंसिल और ये मार्कर है। अब ये मार्कर है बहुत ज्यादा बना हुआ है चॉक पाउडर का। चॉक पाउडर पता है ना आपको? तो चॉक पाउडर का ये पूरा मार्कर बना हुआ है, यानी कि ये एक वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है। इसके जो पार्टिकल्स है इतने बहुत वीकली टाइटली बाउंडेड नहीं है। इसको हम ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। वहीं हमारे पास एक लोहे का मार्कर है, उसको तोड़ने के लिए ऐसे नहीं कि वो टूटेगा नहीं, हाँ हमसे तो नहीं टूटेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी। यानी कि अगर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है जो कि यहाँ पर हो रही है, तो इनको जब ब्रेक करना होगा तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? चलो, क्लियर, समझ में आ गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की स्टोरी। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पर हमारे मेटल 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये सीरीज आपने याद कर ली होगी। आपने सारी 3D 4D 5D तक आपको याद कर ली, आपको अभी तक याद हो गई होगी। दूसरी चीज याद कर लेना है या इनका आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वैसे आपको याद हो गए होंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम ही तो है। यहाँ पर 3D 4S है, 4D 5S हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करके आपने याद भी कर ही लिया हो। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए था, 3D4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन 3D5 है ना, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बच्चों हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हाफ फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए सेम यहाँ पर भी कि फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फील्ड से, इस वजह से यहाँ पर ये दो एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना है कि क्रोमियम और कॉपर, जिंक नहीं है, कॉपर। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना। अब आप कहोगे मैग्नीज में भी तो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एस में देखो पेयर्ड हो रखे ना पूरे, एस में तो पेयरिंग हो रखी है, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखें तो क्रोमियम ही ऐसा है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है क्या? चलो इसको बना लेते हैं। क्रोमियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 3d5 4s1। अगर हम 3d की बात करें यहाँ पर तो देखो 4s में तो दो नहीं है, एक ही है। तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी टोटल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। देखो सारे ही अनपेयर्ड है ना, ऑल आर अनपेयर्ड। तो हम ये देखो जितने ज्यादा यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर डी के और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो है कम। कम एनर्जी गैप होने की वजह से दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ज्यादा नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है ना। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, 3D सीरीज की बात करें तो क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग में, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ये फॉर्म करेंगे। अगर पूरा डी ब्लॉक देखा जाए तो पूरे डी ब्लॉक में जो टंगस्टन है, क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन, तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा हाई मेटालिक बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। बाकी अलग अलग ब्लॉक में आप देख सकते हो जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करें। ठीक है, चलिए क्लियर है? इतना समझ में आया? एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया? कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।